Hello and welcome to our channel. Today we will be solving the MCQs of Standard 12's first chapter, that is electric charges and fields. The MCQs are divided into 3 subtopics, जिसमें से जो first topic आज cover करेंगे वो होगा charges and Coulomb's law. द सेकेंड टॉपिक जो हम लोग सेकेंड लेक्चर के अंदर देखेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो टोटली फ्लक्स के रिलेटेड रहेगा. ओके, सो फॉर नाउ फॉर दिस चैप्टर वी विल बी कवरिंग ओनली दीज टू थिंग्स, चार्जेस एंड कूलम्स लॉ. I assume that you have gone through the theoretical part of this topic. ठीक है, आपको पता होगा कि what is electric charge. Electric charge is represented by Q. इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, राइट. वो नेगेटिव में होता है. एंड प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज कितना होगा वो भी सेम होगा बट विथ पॉजिटिव पोलैरिटी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब ओनली, राइट. Q इक्वल्स टू NE, ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा. देन कूलम्स लॉ जो है वो कूलम्स लॉ फॉर्मूला उसका आपको पता ही होगा. F E इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R square, where Q1 and Q2 are the charges and R is the distance between them, separation between two charges. K के लिए वैल्यू क्या होगी? K इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9, राइट. फिर कहीं पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके साथ रिलेट करना रहेगा, तो वो भी फॉर्मूला आपको 11th स्टैंडर्ड का याद होना चाहिए. G M1 M2 बाय R स्क्वायर, राइट. इतनी चीजें आपको पता ही होगी, ये मैं अज्यूम कर लेती हूँ. Q इक्वल्स टू NE और Q इक्वल्स टू IT. इसके अलावा जो और चीजें आती जाएगी वो हम उस टाइम पे देखते जाएंगे. So moving on to the first MCQ, we have the ratio of Coulomb's electrostatic force to the gravitational force between an electron and a proton separated by some distance is 2.4 into 10⁻39. कौन कौन से फोर्सेस का रेशियो दिया यहाँ पर? Coulomb's force and gravitational force. Fe by Fg equals to 2.4 into 10⁻39. The ratio of proportionality constant K to G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इज नियरली कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. एंड फॉर दैट सम वैल्यूज आर बीन गिवन. ऑप्शंस इसके साथ में आंसर भी आपको मिल गया. बी आंसर आएगा, पर आएगा कैसे वो हमें फाइंड करना है, राइट. तो सी दिस रेशियो हैज बीन गिवन. हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर? Fe to Fg हैज बीन गिवन. Fe by Fg equals to 2.4 into 10⁻39. फॉर्मूला वाइज दैट विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2. अब कौन कौन है, कौन दो चार्जेस है यहाँ पर? बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब दोनों के ऊपर का चार्ज कितना हो जाएगा? सेम, ठीक है. E जितना मैं बता दूं यहाँ पर, तो K E स्क्वायर बाय R स्क्वायर अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी G M1 M2, तो ME एंड MP बाय R स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर में जो R स्क्वायर है वो कट हो गया. K बाय G हमें फाइंड करना है. K बाय G E स्क्वायर बाय ME MP. तो K बाय G इक्वल्स टू, अब सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है आपको. F बाय G का डायरेक्ट रेशियो हमें गिवन है, दैट इज 2.4 इंटू 10⁻39. देन ME एंड MP, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन. ये अब आपने बहुत बार ये एमसीक्यूज और वो सब किया होगा तो आपको ये याद हो गया होगा, और अब याद होना भी चाहिए. आप थियोरी भी करते हो तो उसमें नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू विल बी गिवन these डेटा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस, ठीक है. तो यहाँ पर आप फर्स्ट एमसीक्यू है तो देख ले सकते हो. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻31 and mass of proton is 1.67 into 10⁻27. तो Me is 9.11 into 10⁻31 into 1.67 into 10⁻27 divided by E square. E square will be 1.6 into 1.6 into 10⁻19, 10⁻19. That will be 10⁻38. तो जब आप कट करने जाओगे सब ये चीजें, देखो ऑलमोस्ट ये सिमिलर है. 1.6 1.6 ये कट हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 से कट जाएगा,
8 2 जार और 8 3 जार करके यहाँ पर आ गया आपके पास, और तो ये हो गया आपके पास ऑलमोस्ट 3/2, दैट इज 1.5 इंटू 9.1 इंटू 10 का कितना पावर बच रहा है अभी आपके पास, सी 38 एंड 31, तो यहां से ये आपके पास बच जाएगा 10⁻⁻7, -7 यहाँ पर बचा, और ये हो गया यहाँ पर कट, तो ये आपके पास हो गया 10⁻20, 10⁻20 यहाँ से कट जाएगा तो 10 कितना आ गया आपके पास 20, कट गया तो 19। अब इसको हम लोग ऑलमोस्ट 10 कंसीडर कर सकते हैं, 9.11 ऑलमोस्ट 10, राइट। सो 10 है तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻20, तो वी कैन से दैट ये 1 ही है ना, 1.5 10⁻20 के सामने 1.5 तो क्या उसकी औकात, कोई औकात नहीं है, बराबर ना, तो इसको हम लोग 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो k/g इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻20, तो ऑप्शन हमारा कहां पर है, ऑप्शन बी के ऊपर करेक्ट आंसर है, राइट। ठीक, ओके, तो हमने यहाँ पर क्या दिया, क्या देखा, ये इसकी एप्लीकेशन, दोनों जो फोर्सेस हैं उनके फॉर्मूला अगर वो आते हैं तो हम लोग ये एमसीक्यू आराम से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन when they are 1.6 एंगस्ट्रॉम apart is कितना होगा, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन और वो चीजें तो जब तक फिजिक्स नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका पीछा छोड़ने वाला है नहीं, ऐसे तो है नहीं कि हमने 11th में वो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स वो सब हमने छोड़ दिया तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं आएगा। यस, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी आएगा क्योंकि फोर्स आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है ना। तो F इक्वल्स टू ma, अब कौन से टाइप का फोर्स है बस वो खाली आपको देखना है, तो कौन से टाइप का फोर्स है यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, कूलम्बियन फोर्स। तो F इक्वल्स टू Fe इक्वल्स टू ma इक्वल्स टू किन किन के बीच ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, बिटवीन acceleration of an electron due to mutual attraction between electron and proton। तो कौन कौन फोर्सेस लेंगे हम लोग यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो k e स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो A इक्वल्स टू k e स्क्वायर बाय m, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सो वी विल बी टेकिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। अगर वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन लेते, तो इनटू r स्क्वायर इक्वल्स टू k is 9 into 10⁻⁹, e is 1.6 into 10⁻⁻19 and its square 1.6 into 10⁻⁻19 again divided by me, mass of electron is 9.1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 एग्जैक्टली लेने के लिए बताया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 9 ले लेंगे, तो कैलकुलेशन जो है उसके अंदर एज हो जाएगा हमारे पास। तो ये 9 इंटू 10⁻31 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम इज 1.6 एंगस्ट्रॉम, तो 1.6 इंटू अगेन 1.6 आर स्क्वायर करना है इसलिए, एंड एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट किया तो 10⁻10 से मीटर में कन्वर्ट हो गया और दोनों के लिए आ गया 10⁻20, तो 9 कट हो गया, 1.6 कट हो गया, कट कट काटाकुटी खत्म, अब क्या बचा 10 के लिए पावर आप जोड़ लो, तो जोड़ के आपके पास बच जाएगा 10⁻22, ठीक है, क्लियर। क्या हमने सिर्फ अप्लाई किया यहाँ पर F इक्वल्स टू ma, ध्यान खाली रखना है कि हमें यहाँ पर किसका एक्सेलरेशन पूछा है उसका मास वहां पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 2 point charges A and B having charges Q plus Q and here यहाँ पर करेक्शन आएगा, that will be minus Q respectively, are placed at certain distance and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then the force between the charges becomes, see, one is positive charge and the other is negative charge.
नाउ दैट पॉजिटिव चार्ज इज गिविंग सम परसेंटेज ऑफ इट टू द नेगेटिव चार्ज, मतलब जो दे रहा है उसके पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उतना चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, और सेकंड वाले के पास उतना चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो हियर द कंसेप्ट ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज विल बी अप्लाइड। एडिटिविटी ऑफ चार्ज आपने वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखी होगी, बराबर ना। तो उसमें क्या था कि जो भी चार्ज होता है उसका हमें एल्जेब्रिक एडिशन करना है, मतलब चार्ज के पोलैरिटी के साथ उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसका एडिशन करना पड़ेगा। सो इफ वी आर टेकिंग दैट इनिशियली Q and minus Q charges are there, है ना, Q and minus Q charges are there, तो हमें यहाँ पर F इक्वल्स टू, इनिशियल कंडीशन के अंदर F इक्वल्स टू K Q माइनस Q अपॉन सेपरेशन कोई भी ले लेते हैं R स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर विल बी द फोर्स। नाउ न्यू चार्ज जो भी होगा वो यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा न्यू फोर्स फाइंड करने के लिए, राइट। सो F डैश इक्वल्स टू K Q1 डैश एंड Q, यहाँ पर कौन सा होगा हमें नहीं पता है, हम क्या लेंगे यहाँ पर, हमारे पास पॉजिटिव अब बचेगा, नेगेटिव होगा वो नहीं पता है, तो Q1 डैश एंड Q2 डैश लेंगे, Q1 डैश एंड Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर, देन Q1 डैश इक्वल्स टू Q1 में से 25% कम हो गया, मतलब बचा कितना, 75%, राइट। तो Q1 माइनस 25%, तो यू कैन डू इट लाइक दिस, equals to you will get 0.75 Q1 and Q2 dash, Q2 dash will be, उसके पास है माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज के अंदर ये उसने उसको पॉजिटिव दिया 0.25 Q जितना, पॉजिटिव पोलैरिटी है ना फर्स्ट चार्ज की, उसमें से 25% गया, तो माइनस Q के अंदर प्लस 0.25 ये जो है वो ऐड हुआ, तो हियर इट विल बी माइनस 0.75 Q, इतना चार्ज इसके पास आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये Q1 लिखने की जरूरत नहीं है, शुरू में हमने यहाँ पर जो लिया वो सिर्फ Q लिखा है, सो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, राइट। नाउ substituting the values of Q1 dash and Q2 dash, we have 0.75 Q square, right? Both the charges are same, but now the polarity is different. यहाँ पर polarity पहले भी अलग थी, यहाँ पर भी अलग है, तो मैं यहाँ पर माइनस साइन दे देती हूँ R स्क्वायर, so this is actually K Q square by R square and into 0.75 होल स्क्वायर, 0.75 मतलब क्या हो गया, 3/4 होता है वो, बराबर, 75% मतलब ये हो गया 3/4, तो ये है 3/4 ऑफ दिस, बट दिस इज व्हाट, दिस इज द ओरिजिनल फोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको F लिख देती हूँ, 3/4 का स्क्वायर है यहाँ पर 0.75 का स्क्वायर, तो द न्यू चार्ज इज 9/16 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स, राइट। ऑप्शन है आपका 9/16F, ऑप्शन बी पर, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, राइट। तो हमने यहाँ पर दो चीजें अप्लाई की, वन इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज और उसके ऊपर से फिर कूलम्बियन फोर्स कितना बनता है वो देखा, क्लियर। चलो नेक्स्ट, तो इस तरह से आपको कोई भी चार्ज इतने से यहाँ से ये गया, इतना जो है उसने गेन किया, इतना जो है वो लूज किया, तो वो आपको समझ में आएगा। कभी ऐसे भी होगा कि इसने इतने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में आपको दिया होगा कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर गए, तो भी आपको पता चलेगा कि कितना चार्ज उसके ऊपर से शिफ्ट हुआ है, कम हुआ है, दूसरे ने कितना गेन किया है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हुआ जिसके ऊपर से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, बट बेसिकली मेथड जो है वो रहेगी आपकी इसी तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, two metal spheres, one of radius r and the other of radius 2r respectively, have the same surface charge density sigma, ये है sigma, sigma,
they are brought in contact and separated, what will be the new surface charge densities on them? See, surface charge density अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अभी तक चार्ज और कूलम्बियन फोर्स देखा होगा तो आपको नहीं पता होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी वगैरह वगैरह क्या है। इफ यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर चैप्टर तो आपको पता होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए ये बता दूं मैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होता है टोटल चार्ज ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय एरिया। तो पर यूनिट एरिया हाउ मच इज द चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्फीयर है, राइट? तो स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज जो है ना वो सरफेस के ऊपर क्यू जितना होगा, और स्फीयर का एरिया कितना, वो एरिया हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है? जैसे कि एक जो है वो स्फीयर, उसकी रेडियस है r एंड द अदर इज हैविंग रेडियस 2r, so here the surface area of a sphere is 4 pi r square. So you will be putting 4 pi r square over here or 4 pi into 2r whole square over here, right? और दोनों के ऊपर का जो चार्ज है वो आप लोग पुट कर सकते हैं, उसके ऊपर से सिग्मा हमें मिलेगा। The condition is they have the same surface charge densities, सेम चार्ज नहीं है, ठीक है? दोनों के ऊपर के चार्ज जो है वो अलग होंगे बट सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी एंड द एरिया विल आल्सो बी डिफरेंट। ऑब्वियसली एरिया विल बी डिफरेंट बिकॉज द रेडियस आर डिफरेंट। तो इनिशियल पहले सिनारियो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, इनिशियल चार्ज कितना होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो सिग्मा इक्वल्स टू Q by Q1 by 4 pi r square and that sigma, because same surface charge density है इसलिए that sigma can be written for the second sphere also, that will be 4 pi 2r whole square equals to Q2 by 16 pi r square, ठीक है? ये सिग्मा के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो Q1 equals to 4 pi r square sigma and Q2 equals to 16 pi r square sigma, ठीक है? इतनी चीजें आई हमारे पास। नाउ द टोटल चार्ज Q equals to Q1 plus Q2. In any scenario, the charge will get conserved for an isolated system, ठीक है? ये भी हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, चार्ज will be conserved for an isolated system, conservation of charge। तो यहाँ पर भी जो टोटल चार्ज होगा, चाहे चार्ज डेंसिटी के साथ आप कुछ भी कर लो, रेडियस के साथ कुछ भी कर लो, बट द टोटल चार्ज विल रिमेन सेम। तो शुरू में जो है वो कितना चार्ज यहाँ पर रहेगा, मैं इनको ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 16 plus 4 is 20 pi r square sigma, and this will be equal when I take the new charge। अब क्या होगा कि दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया ना और फिर सेपरेट किया, सो व्हेन दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर, तो क्या होता है उनके बीच एक्सचेंज होगा चार्ज का। जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना जाए ना तब तक वो लेन देन चालू रहती है उनकी चार्जेस की। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो चार्ज की लेन देन होगी, तो द चार्जेस विल गेट अल्टर्ड। अब यहाँ पर चार्ज जो है दोनों को कांटेक्ट में लाके सेपरेशन करने पर तो न्यू चार्ज आ जाएगा Q1 डैश, यहाँ पर भी इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो जाएगा बट द टोटल चार्ज विल रिमेन सेम, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 20 पाई r स्क्वायर सिग्मा, ठीक है? ये चीज समझ में आई। साथ में लाने पर क्या होता है, अब जब उनको कांटेक्ट में लाते हैं तब क्या होता है, दे बोथ विल बी ऑन द सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है वो आप सेकंड चैप्टर जो है उसके अंदर देखोगे डिटेल के अंदर, बराबर? अगर आपने देख लिया है तो आपको पता होगा, ये कंसेप्ट भी आपको मालूम होगा कि जब भी दो ऐसे बॉडीज को आप कांटेक्ट में, चार्ज बॉडीज को कांटेक्ट के अंदर लाते हैं, देन दे विल बी treated as if they are in the parallel connection and their potential will be same। so वहां पर हमें ये पोटेंशियल जो है वो सेम दिखाना है, तो V इक्वल्स टू K Q1 डैश बाय R, उसका फॉर्मूला, V का फॉर्मूला होता है K Q बाय R। तो K Q1 डैश बाय R एंड दूसरा जो चार्ज है उसके लिए भी सेम होगा,
दूसरा स्फीयर है उसके लिए, तो के क्यू टू डैश बाय 2r हो जाएगा। रेडियस जो है उसकी 2r है, बट Q1 and Q2 will be such that their potential will be same. So from here I can take the ratio of charges. So Q1 dash by Q2 dash equals to R by R by 2R, that will be 1 by 2. Therefore Q1 dash equals to, or Q2 dash equals to 2Q1, Q2 dash equals to 2Q1 dash, right? अब हमारे पास Q1 Q2 को ऐड करने पर क्या आता है वो पता है, एंड Q1 एंड Q2 के बीच क्या रिलेशन है ये भी हमें पता है। इसको थोड़ा सा साफ करके लिख ले, बराबर, साफ से सुंदर से अच्छे से लिख ले Q2। तो ये हो गया एक इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड रिलेशन। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 पाई आर स्क्वेर सिग्मा इक्वल्स टू Q1 plus 2Q1, that will be 3Q1 dash. So Q1 dash equals to 20 by 3 pi r square sigma, बट इसमें से देखो मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा दिख रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, हमें तो 20 दिख रहा है। ध्यान से देखो 4 दिख रहा है कि नहीं, 4 इंटू 5 दिख रहा है ना, हाँ 4 इंटू 5, तो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा तो क्या है, Q1 है, तो उसके अलावा क्या बचा, 5/3, 5/3 इंटू Q1 है ना। तो हम Q1 इतने से प्रोपोर्शनेट है, तो सिग्मा के लिए भी हम यही चीज बता सकते हैं, सिग्मा के लिए भी सेम चीज हो जाएगी। देयरफॉर न्यू सिग्मा, सिग्मा 1 जो हम बोल रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 5/3 सिग्मा, राइट। एंड सेम चीज आप Q2 के लिए भी देख सकते हो, वो Q2 वाला पोर्शन आप, Q2 डैश वाला पोर्शन आप खुद से कर पाओगे, ठीक है। और आपका सही आंसर जो है वो 5/3 सिग्मा सेकेंड, Q2 डैश आप फाइंड कर लो, उसके ऊपर से आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, Q1 डैश जो है वो कुछ यहाँ पर जैसे हमने Q1 को सब्जेक्ट बनाया ना, वैसे ही यहाँ पर Q2 को आप सब्जेक्ट बना लो। तो Q2 डैश कितना आता है इन टर्म्स ऑफ Q1, तो आपको मिल जाएगा, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2। जो प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर ये किससे डिपेंड करता है वो आएगा ना, वो उसके ऊपर से आपको आंसर मिलेगा। तो आपका आंसर करेक्ट लाई करता है ऑप्शन ए के ऊपर। नेक्स्ट देखो, ये कंसेप्ट है नहीं इस टॉपिक का बट इस चैप्टर का है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड इट इज Q बाय एरिया, एरिया ऑफ दैट शेप, जो भी शेप होगा उसका आप एरिया यहाँ पर लगा लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वन, सपोज the charge of a proton and an electron differ slightly. One of them is minus E, the other is E delta E. Delta E delta A. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart is 0, then delta E is of the order of कितना होगा। सी क्या किया यहाँ पर, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, उसमें से वैसे क्या देखते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है, उतना ही सेम चार्ज ऐसे बताते हैं। बट फॉर सॉल्विंग दिस दे आर सेइंग दैट it is actually somewhat different. One is having E, then other is not having minus E. It is having E delta E, ठीक है, कुछ इतना यहाँ पर चार्ज होगा, E प्लस डेल्टा E, ठीक है, उतना चार्ज होगा। तो अब हमें फाइंड करना है कि दो हाइड्रोजन एटम्स रखे और उनके बीच का डी सेपरेशन रखा, तो दो हाइड्रोजन कैसे है, न्यूट्रल है, ठीक है। टू हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम फॉर्म हुआ ना, कोई यहाँ पर उसका आयन नहीं लिया हुआ है, एटम लिया हुआ है, न्यूट्रल है। तो वहां पर हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 राइट। उसके ऊपर का टोटल चार्ज हमें मिल गया, एक मैंने हाइड्रोजन लिया यहाँ पर 1 हाइड्रोजन,
तो मतलब 1 हाइड्रोजन, दैट मीन्स व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें लेने के लिए कहा है -e, देन प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज कितना बताया, E प्लस डेल्टा E, राइट। तो नेट चार्ज विल बी इक्वल्स टू डेल्टा E, है ना, एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर। और दूसरा हाइड्रोजन एक एटम लिया तो उसका भी चार्ज कितना हो जाएगा, डेल्टा E। So when you are separating two hydrogen atoms by some distance d, ठीक है, d डिस्टेंस से कुछ अपार्ट किया इनको, तो क्या होगा कि आप एक्चुअली डेल्टा ई चार्ज को d डिस्टेंस से सेपरेट कर रहे हो, ठीक है ना। आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं बताया कि डेल्टा ई चार्जेस आर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस, तो इजी हो जाता। आपको सिर्फ ये एक एक्चुअली क्या किया यहाँ पर, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कोई नया कंसेप्ट कहीं से आता नहीं है, ठीक है। आपको खाली वो दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर ये बताना क्या चाहते हैं, आखिर कहना क्या चाहते हो, है ना। तो ये कहना ये चाहते हैं कि आप एडिटिविटी ऑफ चार्ज लगाइए, ठीक है। तो फोर्स हमें फाइंड करना है, इफ द नेट चार्ज इज दिस, देन डेल्टा ई कौन से ऑर्डर का होगा वो हमें फाइंड करना है। So, if the net electrostatic force and gravitational force between the two hydrogen atoms placed at distance d is 0, right? क्या बताया एक और चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स आप जब करोगे, उनका जो आप नेट फोर्स लगाओ निकालोगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। तो उससे हमें ये Fe जो है वो कितना होगा वो फाइंड करना है। सो addition of these two will only be 0 when both of them have the same magnitude, Fe equals to Fg होगा, एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो K फिर चार्ज के लिए जैसे यहाँ पर बताया, वो क्या चार्ज लेंगे हम लोग, डेल्टा E and its square divided by distance between them d square equals to G, फिर मासेस गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो दो क्या है यहाँ पर, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम, राइट। तो उनका मास हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ये करेक्शन जो है वो -27 देन डेल्टा एंड प्लस डेल्टा, दीज आर दी करेक्शंस, ओके। सो G, then mass 1.67 into 10⁻⁻, फॉर्मूला लिख दे फिर वैल्यूज लिखेंगे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन and its square G m1 m2 by r square, so delta E square equals to G by K, dd will get cancelled out, mh square, so that is 6.67 into 1.67 into 10⁻⁻27 and its square divided by K is 9 into 10⁻⁹, क्लियर, ठीक है। डेल्टा ई स्क्वायर जो है वो फाइंड करना है हमें। तो अब यहाँ पर आप लोग 27 का स्क्वायर 54 एंड 9 और फिर उसका रूट जो है वो रूट निकाल लोगे, तो आपको कुछ जो है ना वो वैल्यू, आप एक्चुअली इसको डेल्टा ई है वो इसका रूट निकालना है आपको, ठीक है। तो रूट में कितना बचता है आपके पास, ME MH, इसका स्क्वायर करके फिर रूट निकाला, उससे बेटर है ये 10⁻⁻27 आ जाएगा, और ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 बच गया अंदर, ठीक है। तो ये -9 होके जाएगा ऊपर, ये हो गया कितना 20 हो गया, यहाँ पर -9, तो ये टोटल कितना हो गया 20, ठीक है। तो वो मेरे पास आता है 10⁻10, 20 का रूट निकालेंगे ना 10⁻10, आपके पास क्या आ रहा है अभी समझ में आ रहा होगा ना कि ये हो गया 10⁻9, तो ये मिलके बन गया 10⁻20, -20 का रूट निकालेंगे तो आ गया 10⁻10, और ये तो रूट से बाहर निकलेगा ही, तो ये 10⁻27 आ गया।
और फिर ये किस ऑर्डर का होगा वही खाली हमें फाइंड करना है ना अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारे पास आता है 37। तो ऑप्शन बी के ऊपर आपको एग्जैक्ट इसका रूट वगैरह सब निकालने की जरूरत नहीं है, कितने पावर बचता है यहाँ पर बस वही फाइंड करना है, ठीक है। तो 10⁻⁻37 ये आया आपका आंसर। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल चार्जेस, identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings of length L, ये है आपका L, कितनी लेंथ है L, are initially at a distance d where d is less than L apart. Because of their mutual repulsion, the charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v. Then v varies as function of distance x between the spheres L. क्या हो रहा है यहाँ पर, एक है ना, आपको यहाँ पर कुछ ऐसे बताया कि there are two charges, charge spheres which are been suspended from a fixed point. अब इनके ऊपर जो है ना चार्ज होगा तो ये ऑब्वियसली एक दूसरे से थोड़े से सेपरेट होंगे, ठीक है, ये सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होंगे दैट मीन्स इनके बीच ये जो एक तो क्या होगा, इसको हैंग किया हुआ है, दैट मीन्स देयर विल बी सम टेंशन, राइट, टेंशन होगा स्ट्रिंग के अंदर, देन देयर विल बी सम weight of the master body sphere and Fe will be acting in a repulsive manner, ठीक है। इतने फोर्सेस इसके ऊपर जो है वो लग रहे होंगे, तो एक आपका फोर्स जो है वो कुछ ऐसे आ गया P, देन Fe, देन mg। तो आप क्या करोगे, इसको इक्विलिब्रियम इसका फाइंड करने के लिए T के कंपोनेंट्स लोगे। तो T के कंपोनेंट्स में ये कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर ये T cos थीटा कंपोनेंट एंड दिस विल बी T sin थीटा, this is Fe and this will be mg, right? ये इस टाइप का सम आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए आपको ये न्यू लगेगा, अदरवाइज जैसे जैसे इस टाइप के सम्स करोगे आपको ये सीधा थीटा का फॉर्मूला क्या है वो सीधा आपको पता होगा, इसके ऊपर से आप टेन थीटा निकालोगे। टेन थीटा कैसे निकालोगे, टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा, आपने शायद से थियोरी में ये चीज कर भी ली होगी, एक्स्ट्रा आपको एक्सटेंशन के अंदर करवाई हुई है। तो टी साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाय एम जी। क्या किया यहाँ पर, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, अप इक्वल्स टू डाउन, ठीक है, उन दोनों को इक्वेट किया, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, फिर उनका रेशियो ले लिया है, राइट, इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसलिए। तो दिस विल बी टेन थीटा। Now this angle will be quite small, so we can treat this as sine theta also. Sine theta, tan theta, sine theta and theta जो है वो almost same होंगे for a small angles. So मेरे पास sin theta equals to Fe by mg आया। अब मैं sin theta की जगह पर यहां से मेरे पास जो ट्राइंगल बन रहा है ना उसमें मैं sin theta लेना चाहती हूँ। तो थीटा मेरा ये फॉर्म हो रहा है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L एंड द सेपरेशन इज D, so this will be D by 2. If this is theta, what will be the sin theta? So sin theta equals to opposite upon hypotenuse. So sin theta will be equals to D by 2 upon L. So that will be D by 2L. Now Fe, in place of Fe we will write K Q1 Q2। कौन कौन है, सेम चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, तो K Q स्क्वायर बाय आइडेंटिकल चार्ज है ना, तो K Q स्क्वायर बाय mg इक्वल्स टू D by 2L, D अपॉन 2L। अब यहां पर तो हम लोग V तक पहुंचे नहीं, V तक पहुंचे हैं नहीं, तो V तक पहुंचाना पड़ेगा सबसे पहले तो C, ये जो D है ना उसको हम लोग अभी यहां से X कंसीडर कर लेते हैं बिकॉज आई वांट टू टेक द डिफरेंशिएशन, राइट।
तो वो dx/dt लिखना बेटर रहेगा इन प्लेस ऑफ dd/dt, है ना। क्या इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं x x। So from this we can see that x equals to 2l k q square by mg, correct, and x square k q square by r square होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x square भी आएगा, तो ये मेरे पास x क्यूब बच जाएगा, x क्यूब इक्वल्स टू दिस। अब x क्यूब में 2l k mg are constant, so x cube is proportional to q square, that we can write, right, and also q equals to x raised to 3/2, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमें बाद में यूज करना है, इसलिए नाउ टेकिंग द डिफरेंशिएशन बिकॉज वी वांट टू रीच टू द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे आएगी, इसका डिफरेंशिएशन करने से, है ना, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी मिलेगी। तो 3x² dx/dt equals to 2q dq/dt, but again dq/dt is q is going to remain constant, तो ये एक पूरा constant वाला टर्म आ जाएगा, and in place of q we can write x raised to 3/2, 3 then x square velocity equals to 2 into then x raised to 3/2। तो अब मेरे पास v क्या बचा, चलो कांस्टेंट कांस्टेंट है वो सब हटा दो, यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी रखूं, प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी, तो वो सारे कांस्टेंट जो है इसके अंदर आ गए। x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मेरे पास आया -2, राइट, डिनोमिनेटर में जाएगा ना, तो ये आ गया मेरे पास -1/2, 4 3 - 4/2। So V is proportional to x raised to -1/2, right? Option C के ऊपर है V is proportional to x raised to -1/2, right? तो आपको ये वाला जो है वो कंसेप्ट एक समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया होगा। एंड ये चीज यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू F/mg, ये भी आप याद रख सकते हो, राइट। इसके ऊपर से आपको x के लिए फॉर्मूला भी याद रखना हो तो रख सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। उस टाइम पे आप ये सीधी चीजें जो है वो कर सकते हो, ठीक है। सो हियर आवर आंसर इज v इज प्रोपोर्शनल टू x रेज टू -1/2। Next question. Two pitch balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the ball now becomes c. ये कुछ इस तरह से है, अब उसको हाफ जितना लाके फिर y/2 जितना डिस्टेंस कर दिया, जैसे पहले यहाँ पर ये हैंग किया था ना, सेम उसी टाइप से अरेंजमेंट जो है। तो इस तरह से करने पर आपको ये सेपरेशन इनके बीच का जो है r' जो न्यू r जो आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमें फाइंड करना है। तो सी यहाँ पर अगेन हम वही चीज लेंगे, T इज द टेंशन, Fe is the Coulombian force, then we will be taking the cos component T cos theta, then the weight will be acting here, the sine component will be acting, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan theta equals to क्या आया, tan theta equals to Fe/mg। Now here we will be taking tan theta only, sin theta नहीं ले रहे हैं, तो क्यों हमने पहले sin theta लिया, यहाँ पर tan theta ले रहे हैं। थोड़ा सा हमें बस ट्रिकी वे में खाली ऐसे कर लेना है कि हमें यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस जो है वो गिवन है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वाज बीन गिवन, ठीक है। तो ये ऐसे थोड़ा सा ध्यान दे के आप ले सकते हो, अदरवाइज कोई ज्यादा उतना ग्रॉस डिफरेंस नहीं आएगा, और बाकी फिर ऑप्शन के ऊपर से आपको पता चल जाएगा। तो tan थीटा इज, थीटा यहाँ पर है तो
tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो ऑपोजिट साइड कितनी है, ऑपोजिट साइड इतनी r/2 हुई, तो r/2 into adjacent y, that means r is proportional to fe। अब fe के अंदर भी आपके पास क्या आया, fe इक्वल्स टू k q1 q2 या q स्क्वायर में बता दूं k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस अपॉन mg, राइट। तो r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू k q स्क्वायर अपॉन mg इंटू 2y। तो इसमें से सिर्फ y ही हम लोग अल्टर कर रहे हैं, दैट मीन्स y इज r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू y, राइट। तो न्यू जो डिस्टेंस होगा r क्यूब डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू न्यू हाइट। तो न्यू हाइट कितनी है हमारे पास यहाँ पर y/2 है, तो r डैश क्यूब is proportional to y/2 we can write. Now taking the ratio of these two r's, r and r dash, so r by r dash and its cube equals to y upon y/2, that means r dash cube equals to, ये 2 यहाँ पर न्यूमरेटर में जाएगा, y will get cancelled out, denominator is numerator, 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो r/2 r cube by 2. So r dash is now taking cube root, r by cube of 2, cube root of 2. कहाँ पर है ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए के ऊपर, r by cube root of 2, राइट। सेम कंसेप्ट जो है वो हमने अप्लाई किया, क्या चीज फाइंड करनी है वहां तक पहुंचे, ठीक है। इसमें कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक पहुंचना है, कोई भी सम सॉल्व करना हो तो आपका अप्रोच यही होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट, मंजिल कौन सी है। मंजिल मतलब आपको फिर पता चलेगा कि हाँ इस रास्ते से जाऊंगा, तो जैसे हमें पहले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का रास्ता कहाँ से होके गुजरता है, वेलोसिटी का रास्ता तो dx/dt डिफरेंशिएशन से गुजरता है, वो समझ में आया ना। तो वो आपके टारगेट क्या है ना, वो टारगेट आपको पता होगा तो आप फिर वो पाथ जो है वो आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q is placed at the center of line joining two equal charges q. The system of the three charges will be in equilibrium if q is equal to, क्या किया हुआ है यहाँ पर, एक लाइन के ऊपर यहाँ पर q चार्ज and the other same charge q is placed, and at the midpoint some other small q charge has been placed. Now the system of three charges will be in equilibrium. If any system is in equilibrium, that means what, के उनके ऊपर लगने वाला net force is zero. Equilibrium of a system मतलब क्या, net force is zero, right? तो नेट फोर्स मैं किसी के ऊपर का भी निकाल लूं, सपोज के इसके ऊपर का फोर्स, ठीक है, फर्स्ट के ऊपर का, तो 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे समझ लेते। तो F1 equals to these two charges will be exerting force on that first one, second and third. तो दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कितने कितने होंगे, F1 equals to K इनके बीच का फोर्स, तो K Q Q बाय, सपोज के इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मैं A ले लूं या R ले लूं, ये 2R आ जाएगा, तो R स्क्वायर, एंड इनके बीच का डिस्टेंस बराबर, फर्स्ट के ऊपर सेकंड एंड थर्ड दोनों फोर्सेस लगा रहे हैं, तो ये दूसरा जो है वो कितना आ जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर, राइट। This has to be 0 if the system is in equilibrium, equals to KQQ by R square plus KQ square by 4R square. So Q equals to minus Q by 4, ये आपके पास बचेगा। See, when this term comes over here, it will be negative, then KK R square and एक Q यहाँ से हट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ Q by 4 जो है वो बचेगा।
So the correct answer is option C. Sorry, option B, minus q by 4. Right? प्लस में नहीं, माइनस में. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था. इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग a charge q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. कितना होगा यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पूछा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको कुछ इस टाइप के फॉर्म में कुछ लेकर आना है. तो ये कुछ फोर्स का फॉर्मूला दिख रहा है ना यहाँ पर ऑप्शन में, फोर्स के आजू बाजू का. तो चलो F इक्वल्स टू के. What are those two charges? Two positive ions. So some charges will be there. Q1, Q2, Q square upon R square, right? D square है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? D जितना है, तो D square. Now what will be the charge on them? So Q equals to NE, that we know, right? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्या किया हुआ है उनके साथ? वो चार्ज जो आयन कैसे बना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें से निकाल दिए कुछ, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे उतना चार्ज, उतना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर बचेगा. ठीक है, तो Q इक्वल्स टू NE. नाउ ऑप्शन जो है ना उसके अंदर 4 पाई एप्सिलॉन 0 दिख रहा है. तो इन प्लेस ऑफ K वी विल राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K की जगह पर, एंड इन प्लेस ऑफ Q वी विल राइट NE होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. राइट, F इक्वल्स टू दिस. तो मेरे पास मुझे n फाइंड करना है ना, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0. R की जगह पर यहाँ पर D लिखा हुआ है, तो मैं D बना दूं इसको, D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर. राइट, तो n इक्वल्स टू रूट ऑफ दिस. कहां पर है ये ऑप्शन? ऑप्शन सी के ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 F D स्क्वायर बाय E स्क्वायर. राइट, ठीक है, क्लियर. तो दो चीजें अप्लाई की, कूलम्स लॉ एंड क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron is moving round the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb's force between the two is. काफी इजी है. देखो ये सिर्फ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है. F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R square. If I want to represent it with a vector sign, what should I do? देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो मैं K E square लिखूंगी. देन यहाँ पर आ जाएगा R कैप. तो इन प्लेस ऑफ R कैप हम क्या करेंगे? R, और यहाँ पर आ जाएगा R क्यूब. तो F equals to K E square by R cube, right? And two of them, one is proton and the other is electron. तो यहाँ पर जो चार्जेस है, one will be positive and the other will be negative. तो ये आ जाएगा minus K E square by R cube. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, when air is replaced by a dielectric medium of force constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance. ये एकदम सिंपल सा है कि जब भी कोई मीडियम जो है दो चार्जेस के बीच का चेंज कर देंगे तो फोर्स होता है वो kth टाइम्स हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि जो फोर्स है ना वो फोर्स कैसे लगेगा. मैंने बताया था कि अगर कोई दोस्त है वो ऐसे ही टैप कर रहा है बराबर, तो उसको कम थोड़ा मतलब जोर से अगर लगाया तो उसको थोड़ी सी चोट लगेगी. बट उसने जैकेट पहना है तो कंबल ओढ़ लिए तो बीच में मीडियम आ गया ना, तो वो फोर्स की इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी. तो इट विल इंक्रीज बाय kth टाइम्स. बराबर, तो आंसर जो है वो आपका आंसर डिक्रीजेस बाय k टाइम्स. राइट, एंड द लास्ट वन ऑफ दिस लेक्चर इज point charges
+4q minus q and +4q are capped on x-axis at points x equals to 0, x equals to a and x equals to 2a respectively. Then देखो यहाँ पर ना आप हमने जैसे वो क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज एंड पॉजिटिव क्यू चार्ज वाला किया ना, सेम वे में आप देखोगे, फिर उसमें से कोई भी एक चार्ज के लिए उठा के देखोगे तो आपको वो फोर्सेस जो है ना वो इक्वेट होते हुए मिलेंगे। ठीक है, कि माइनस क्यू के ऊपर इस तरफ भी अट्रैक्टिव फोर्स और इस तरफ भी अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो दोनों सेम लगा रहे होंगे। सो द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। बराबर, एक तरफ यहां से खींचा उतना ही यहां से खींचा, तो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब इक्विलिब्रियम 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 तो चारों ऑप्शन के अंदर है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करना। अगर ऐसी सिनेरियो के अंदर हमें क्या देखना है कि इफ यू अल्टर द पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द चार्ज, तो क्या होगा, हम डिस्प्लेस कर दे तो भी वो इक्विलिब्रियम में रहने वाला है कि नहीं। तो वहां पर अगर हमने डिस्टेंस चेंज कर दिया, सेम सेपरेशन के ऊपर रखा है, देखो यहाँ पर कहाँ पर है, 0 के ऊपर, फिर a के ऊपर और 2a के ऊपर, है ना, 0 पर है, फिर a डिस्टेंस के ऊपर है और फिर टोटल 2a डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर है, मतलब सेपरेशन इक्वल इक्वल है। अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं तो वो इक्विलिब्रियम रहेगा क्या, नहीं रहेगा। सो दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो आएगा ऑप्शन सी, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। यहाँ पर हम लोग ये जो लेक्चर है वो कूलम्स फोर्स और चार्जेस के रिलेटेड वो एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे।